नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन मिश्रा है, डायरेक्टर ग्लोब डिजायर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। और आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज हम टैग से हट के पॉडकास्ट भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और आज जो हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बहुत हेल्प करेगा उन लोगों के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या फेलियर से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। सो ये हमारा पहला एपिसोड होगा इस पॉडकास्ट का और मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमने जिन गेस्ट को बुलाया है वो कहीं ना कहीं मेरे मेंटर हैं। हमने साथ में कभी काम किया था और आज वो एक बहुत अच्छे मकाम पे हैं। मैंने उनको बहुत कम से और बहुत ज़्यादा तक देखा है जाते हुए। सो मुझे लगता है कि उनकी जो गाइडेंस है, उनकी जो बातें हैं आपको मदद करेंगी आने वाले टाइम में कि किस तरीके से फेलियर से आप बिना डरे आगे बढ़ सकते हैं। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर SK राठौर, जो फाउंडर एंड चेयरमैन है सैनफोर्ड ग्रुप्स के। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना एक टाइम निकाला हमारे लिए और मेरे एक इनविटेशन पे आपने आने के लिए हाँ कर दिया। सर मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप अपना टाइम हमारे इस पॉडकास्ट पे निकालेंगे। सर थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे हमारे साथ आके? थैंक यू सो मच नवीन फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे हमेशा जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और जिनको मैंने स्ट्रगल करते देखा है और स्ट्रगल से घबराते हुए नहीं देखा है, तो आप भी उनमें से एक हो। थैंक यू सर। और जब आप मेरे पास आए इनवाइट करने के लिए तो कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आया कि मैं आपको मना करूं। और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि आई एम ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी लर्निंग अपनी फैमिली से नहीं मिली होती, अपने नेबरहुड से नहीं मिली होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरह से सीखा हूँ लोगों को देख देख के, अभी आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, फर्स्ट जनरेशन जो कोशिश करती है अपनी एक अलग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए या कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए, उनको मेरी जर्नी से, मेरी बातों से अगर कुछ कंट्रीब्यूशन मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। इसीलिए जब आप मेरे पास आए मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे लगा कि मुझे ज़रूर नए बच्चों से बात करनी चाहिए और उन लोगों को अगर मैं कोई हेल्प कर पाऊँ तो मुझे लगता है कि शायद जो मैंने पिछले 30 साल की अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें जो सीखा है उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा मैं सोसाइटी को दे पाऊँगा। सर मैं थोड़ा सा राठौर सर के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था जब मैं सर के साथ जुड़ा था। आई थिंक 2015 या 16 में मैं सर से पहली बार मैं मिला और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मतलब बहुत कम टाइम के लिए मैं सर के साथ रहा, बट मैंने उस कम टाइम में ना बहुत कुछ सीखा। सबसे मेन तो इनकी पंक्चुअलिटी जो थी सर आपकी, मतलब मैं देखता था कि आपने अगर 1:30 बोला तो आप 1:30 पे वहाँ पे होते थे। हो सकता था मैं कभी लेट हो जाऊँ बट आप कभी लेट नहीं हुए। सो मेरा जब हमने डिसाइड किया था कि हम पहला पॉडकास्ट शूट करेंगे तो सबसे पहले मेरे दिमाग में इसीलिए सर आप ही आए थे कि आपके साथ अगर हम इस पॉडकास्ट को शूट करेंगे तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं ये जानता था ये बात। सो सर मैं बात करना चाहूँगा आपकी जर्नी से। मतलब आपने स्टार्ट कैसे, आपके दिमाग में आया कि एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस थे, जो बहुत बड़े बड़े, जैसे किड्जी है, राइट, किड्जी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके अलावा सैमरॉक है, सैमरॉक एक बहुत बड़ा ब्रांड है और भी बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर अच्छा काम कर रहे थे। तो आपको कब ये रियलाइज हुआ कि नहीं आपको इसके अंदर आना है और इसको आगे तक लेकर जाना है? नवीन, बेसिकली स्कूल खोलने की जो इच्छा थी मेरी वो तो बचपन से थी, क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वहाँ एजुकेशन का बहुत बड़ा जो योगदान मेरी लाइफ में मैंने देखा है। बेसिकली मेरे मदर तो मेरी कभी स्कूल नहीं गई और फादर हार्डली प्राइमरी एजुकेशन ले पाए थे, क्योंकि उस टाइम पर वो जो इंडिपेंडेंस से पहले वाली जो जनरेशन थी उनको बहुत चैलेंजेस देखने को मिले थे। हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग ये सब चीज़ें उतने चैलेंजेस नहीं देखने को मिले। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हुए भी या लेस एजुकेटेड होते हुए भी उन्होंने मुझे हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट एजुकेशन जो मेरे टाइम पे उपलब्ध थी वो उन्होंने दी मुझे। तो उसके बाद ही मुझे ये सब आज जो हम लोग बैठे हैं इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में मुझे इनवाइट किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ माय एजुकेशन। तो बचपन से ही मुझे जब स्कूल जाने का मौका मिला और स्कूल में भी पूरे
उस टाइम पर हम लोग जमुना पार में रहा करते थे, शादरा रहा करते थे, तो वहाँ पर एक ही पब्लिक स्कूल होता था और पापा ने उसी में मुझे भेजा। तो मुझे इम्पोर्टेंस समझ में आई और मैंने तब मेरे दिमाग में थी कि मैं क्यों ना आने वाले समय में अगर मेरे फाइनेंसेस अलाउ करेंगे तो मैं एक स्कूल खोलूं जिसमें कि डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन जो कि ट्रेडिशन से हटके हो, ऐसी एजुकेशन मैं सोसाइटी के लिए क्रिएट कर पाऊँ। तो ये तो बचपन से था, लेकिन पैसा तो था नहीं। तो पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम पहले कुछ और करें, उससे पैसा इकट्ठा करें और फिर जाके स्कूल खोलें। मेरी वाइफ जो कि को फाउंडर हैं मेरी, सी इज़ ऑल्सो वेरी एजुकेटेड। उन्होंने मास्टर्स किया एजुकेशन में अपने टाइम में, और बिकॉज आई एम फ्रॉम द टिपिकल राजपूत फैमिली, तो राजपूतों में बड़ा मुश्किल होता है कि फीमेल्स को पेरेंट्स से परमिशन लेके कहीं जॉब के लिए बिल्कुल अलाउ किया जाए। बट मेरे फादर ने हमें मोटिवेट किया, फादर ने मेरी मदर को समझाया कि नहीं, इनके लिए कि स्कूल खोल देते हैं। तो जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली। तो पहला स्कूल हमने मेरी वाइफ के लिए खोला। देखा कि वो हम लोग कुछ सालों तक स्ट्रगल किए कि उस टाइम नया कॉन्सेप्ट था प्ले स्कूल का, ज़्यादा पुराना नहीं था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें हम एक्सपेंड कर सकते हैं, पोटेंशियल बहुत है, अनटैप्ड मार्केट है, और जो छोटे बच्चे हैं उनकी फाउंडेशन हमारे देश में बहुत स्ट्रांग नहीं होती थी। राइट सर। 5 या 6 साल की एज में बच्चों को स्कूल भेजा जाता था। अगर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो कि वर्ल्ड में हर डेवलप्ड कंट्री में थी, वो एजुकेशन हम यहाँ लेकर आ पाएँ, अपने देश के बच्चों को दे पाएँ, तो शायद हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उनको निकाल पाएंगे हम। तो दैट वाज द ओनली रीज़न बिहाइंड बिल्डिंग द ब्रांड सैनफोर्ड। और जब हमने सैनफोर्ड को की प्लानिंग भी की, तो मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, बहुत सारे प्री स्कूल मॉडल अक्रॉस द वर्ल्ड स्टडी किए, अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल किया, कई कंट्रीज ट्रैवल किया। हमारे देश का तो तब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था प्री स्कूल एजुकेशन का। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मैंडेटरी किया है, और अभी हमारा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। तो 2020 से पहले की अगर हम बात करें तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन इन आवर कंट्री। ओके। जो भी प्री स्कूल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था वो प्राइवेट प्लेयर्स, हम जैसे लोग ही कर रहे थे। तो जब अपने देश का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आपको दुनिया भर के दूसरे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है, और उसको बेस्ट आउट ऑफ इट यू हैव टू ब्रिंग टू योर कंट्री। तो दैट वाज द ओनली थिंग। और हम लोग पहला प्ले स्कूल ब्रांड थे हिंदुस्तान में जो टेक्नोलॉजी को लेकर आए। प्ले स्कूल में टेक्नोलॉजी को लाने वाले हम ही लोग थे। 2009 दिसंबर में जब सैनफोर्ड को लॉन्च किया, उस टाइम पर हिंदुस्तान में टच स्क्रीन कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। राइट सर, मैंने खुद देखा है। मतलब जहाँ पे भी हम होते थे, जहाँ पे आपका नया फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो रहा होता था, वहाँ पे हर जगह इंटरेक्टिव पैनल्स उस समय होता था, जो प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करके जो प्रॉपर एक सिस्टम दिया जाता था। नवीन, आपने तो बहुत बाद में हम लोगों के साथ काम करना शुरू किया, बट तब वो इंटरेक्टिव पैनल तो बहुत बाद में आए। उससे पहले हमने जो मॉनिटर्स होते थे, एलईडी स्क्रीन्स होती थी, उनको कन्वर्ट कराते थे हम लोग। तो हम इंपोर्ट करते थे बाहर से, इंडिया में उपलब्ध नहीं होती थी वो चीज़ें। तो फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ, फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द सैनफोर्ड, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज देयर इन माय स्कूल सिस्टम। तो बच्चे खेल खेल में, बेसिकली प्ले स्कूल का मतलब क्या होता है कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि उन्हें पढ़ाया जा रहा है। और यही हमारी जो यूएसपी है, आप किसी भी हमारी ब्रांच पे जाके देखेंगे, बच्चा जब स्कूल आता है, इवन व्हेन द पेरेंट कम फॉर द इंक्वायरी ऑफ द एडमिशन, इवन दैट टाइम ऑल्सो चाइल्ड डजंट वांट टू गो टू होम। बच्चा कहता है भी मुझे और खेलना है यहाँ पर। तो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ सैनफोर्ड, दैट्स व्हाई वी हैव ओवरकम ऑल द कंपटीशन। आज बाकी लोगों को कंपटीशन मिलता है हमसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि जैसे सैनफोर्ड हमारा क्लाइंट है, वैसे और भी बहुत सारे हमारे स्कूल्स क्लाइंट हैं, और सबसे बड़ा अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो वो सैनफोर्ड ही है सर। मतलब नो डाउट ये बात मैं बोल सकता हूँ। सो सर, जब आपने स्टार्ट किया था सैनफोर्ड, तो उसके बाद स्टार्ट करने के बाद जो आपने चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि मैं भी बिजनेस करता हूँ, मुझे पता है कि कोई भी बिजनेस वन शॉट नहीं होता, राइट। कि मतलब आपने स्टार्ट कर दिया और वो फिर ग्रो एंड ग्रो ही करता जा रहा है। मतलब बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, बिजनेस के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। अभी जैसे हम लोग देखते हैं सर, मतलब मैं भी फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ अपने घर में, मेरे से पहले कोई भी नहीं था।
और मैंने जब शुरू किया तो बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं अपनी लाइफ में। सो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और उससे ओवरकम कैसे किया सर, वो जानना है सर हमें। एक्चुअली फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। फर्स्ट द फाइनेंसेस, सेकंड स्ट्रेटेजी, थर्ड हाउ टू कॉम्पीट विद द मार्केट, और कहाँ मार्केट करना है, कैसे करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और वो पैसा कहाँ से अरेंज होगा। सो इन माई केस वी हैड मनी बिकॉज वट एवर बिजनेस आई वॉज डूइंग आई अर्न ए लॉट आउट ऑफ दैट। तो वो सारा पैसा मैंने सेव किया था टू बिल्ड सैंडफोर्ड। ओके, तो पैसे की प्रॉब्लम इनिशियली नहीं थी, बट देयर वाज नो गाइडेंस। हमें नहीं पता था कि कैसे बिजनेस को करना है। हमें ये पता था बिकॉज 10 साल पहले अपने स्कूल चलाए हम लोगों ने। पहले एक स्कूल से शुरू किया, फिर दूसरा स्कूल बनाया, वो सक्सेसफुली चलाए। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें अपना फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च करना है। द मोमेंट वी डिसाइडेड कि दिस वुड बी द नेम ऑफ आवर ब्रांड, सैंडफोर्ड जैसे लिखा हमने, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा, तो हमें लगा कि अब तो हम ब्रांड ऑनर बन गए। ओके, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप पहले दिन ही समझने लग जाते हो नाउ आई एम ए ब्रांड ऑनर, बट ऐसा होता नहीं है। कोई भी नाम ब्रांड तब बनता है जब मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है। बिल्कुल सर। जब वो सक्सेसफुली अपने जिस भी प्रोफेशन में वो अपना रोल पूरी तरह से डिलीवर कर रहा है। जैसे हमारे केस में हम बच्चों को ग्रूम कर पा रहे हैं, उनके पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, हमारे पास लोग अपने आप चल के फ्रेंचाइजी लेने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और हमारे फ्रेंचाइजी सक्सेसफुली बिजनेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ द वर्क नीड टू बी डन फॉर मेकिंग एनी नेम इनटू ब्रांड। सो व्हाट आई डिड at the start only, so we launched our, as you know, we launched our first preschool from Vasundhara Ghaziabad because we had that property only. Okay. हमारे पास वही एक प्रॉपर्टी थी जहाँ से हम शुरू कर सकते थे, तो वहाँ से हमने शुरू किया। एंड एवरीबडी सेज कि यार यहाँ आपके यहाँ से कौन, यहाँ गाजियाबाद में कौन फ्रेंचाइजी लेने आएगा आपसे, और वो भी वसुंधरा से, जहाँ पर कि अभी तो पॉपुलेशन भी नहीं थी। Right. 2009 में देयर वाज नॉट मच पॉपुलेशन इन वसुंधरा। तो मैं यही कहता था कि यार हमारे पास तो यही जगह है, हम यहीं पे रिस्क ले सकते हैं और कहीं नहीं ले सकते। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे एक फ्रेंड थे जो कि फ्रेंचाइजिंग की नॉलेज रखते थे, उन्होंने कई कंपनियों में काम किया हुआ था, तो उन्होंने गाइड किया हमें, और हमने प्लान किया कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया में नेशन वाइड एडवर्टीजमेंट करते हैं, है ना। अप कंट्री एडिशन में हमने एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया। 3 महीने 4 महीने निकल गए, कोई फ्रेंचाइजी साइन नहीं हो रहा है, कोई हमसे हमें ढंग से इवन बात भी नहीं कर रहा है। लॉट्स ऑफ मनी ड्रेन आउट। टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ ए बिग न्यूज़पेपर जिसमें कि बहुत पैसा लगता है, आज भी लगता है। फिर मुझे समझ में आई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग हमसे बात कर रहे हैं और उसके बाद फ्रेंचाइजी साइन नहीं कर रहे हैं हमारे साथ में। तब मैंने समझा यार हमें हमारे शहर में तो कोई जानता नहीं है। राइट सर। जब आप अपने शहर में एस्टेब्लिश नहीं हो तो हाउ कैन यू प्लान टू एक्सपेंड across the country? Then I realized my mistake. I had discussion with the Times of India people. Whatever MOU we have signed, convert it into Ghaziabad only. तो हमने फिर पूरे साल का एक उनके साथ MOU साइन किया। गाजियाबाद में हर हफ्ते मेरे ऐड आते थे, उससे एडमिशन्स बढ़े मेरे स्कूल्स में, उससे मेरे पास फ्रेंचाइजी आने लगे, और अगले 1-1.5 साल में गाजियाबाद में हमारे 8-10 स्कूल हो गए। ओके। तो when we were established in Ghaziabad, then we started expanding in Delhi, Noida। तो जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मैं यही एक शिक्षा देना चाहूँगा कि आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो फर्स्ट एस्टेब्लिश इन योर लोकेशन, देन योर नेबरहुड एरियाज, देन योर नेबरिंग सिटी, देन गो टू अदर सिटीज ओनली। क्योंकि आपके रिसोर्सेज कम लगते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कम आती है, आप ट्रेवल इजीली कर सकते हैं। आपको अभी वी आर द लार्जेस्ट प्री स्कूल चेन ऑफ दिल्ली एनसीआर टुडे, राइट सर, है ना। तो यहाँ से जब भी लोग हमारे पास फ्रेंचाइजी लेने आते हैं, गाजियाबाद वी डोंट हैव एनी लोकेशन, ईस्ट दिल्ली वी डोंट हैव एनी लोकेशन, नोएडा वी आर लेफ्ट विद वेरी फ्यू लोकेशन। तो जब लोग आते हैं तो हमें मना करना पड़ता है, और जब आप मना करना शुरू कर देते हैं तो आपकी डिमांड और बढ़नी शुरू हो जाती है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने सेक्टर में, नेबरिंग सेक्टर में ग्रेजुअली
first in your sector or your locality, then neighboring locality, then your city, then your neighboring city, then other state, then the state, then other state. This should be the kind of planning for the expansion. Otherwise, you will be drained out with your finances.